नमस्कार, आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के प्रश्नावली 6.5 यानी एक्सरसाइज 6.5 को इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं और जो बाकी की एक्सरसाइज हैं उनकी वीडियोस मैं अपने चैनल पर ला चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो प्रश्नावली 6.5 है, अगर उसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्नावली है 6.5 ये पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है। और पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो ला चुका हूँ जिसमें पूरी पाइथागोरस प्रमेय जो है सिद्ध करके दिखाई है। और पाइथागोरस प्रमेय का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसमें ये होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो त्रिभुज की जो शेष दो भुजाएँ होती हैं जिनको हम आधार और लंब के नाम से जानते हैं, उनके स्क्वायरों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आता है। तो अब आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है। इसमें देखिए, आप देखेंगे कि नीचे जो है कुछ भुजाएं दी गई हैं और आपको क्या करना है, निर्धारित करना है। यानी ये निर्धारित करना है कि जो नीचे दिए गए त्रिभुज की भुजाएँ हैं उन भुजाओं को देखकर, उनकी सिचुएशन को देखकर लगता है कि क्या वो समकोण त्रिभुज हैं। पहले तो ये पता करना है कि कौन कौन से उसमें समकोण त्रिभुज हैं, और फिर अगर समकोण त्रिभुज हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है कर्ण की लंबाई निकालनी होगी, कि मतलब कर्ण की लंबाई कौन सी होगी ये पता लगाना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर समकोण त्रिभुज होता है तो जो कर्ण होती है वो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी आधार और लंब से जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो अगर आपका ये क्लियर हो जाता है कि वो समकोण त्रिभुज है तो समझ लीजिए उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपकी कर्ण होगी। अब जैसे इसमें आप पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, जो फर्स्ट है उसमें लिखा है कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये तीन भुजाएं दी हैं। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है? उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय को आपको लगाना पड़ेगा। जो आपका कर्ण होता है, कर्ण को अगर मैं k से रिप्रेजेंट कर दूँ तो k का स्क्वायर, आधार को a से कर दें तो a का स्क्वायर, और लंब हो गया अगर l तो l का स्क्वायर। ओके, अब कर्ण जो होती है, मैंने बताया सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पता करेंगे कर्ण क्या है। तो कर्ण जी की मैंने आपको बताया सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण जो है इसमें 25 होगा क्योंकि 25 सबसे बड़ी भुजा है। तो आप क्या करिए, 25 का स्क्वायर अलग कर लीजिए। अच्छा, अब जो है 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आधार और लंब का स्क्वायर अलग निकाल के देखेंगे और उनको जोड़ कर देखेंगे। अगर वो भी 625 आ गया तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। तो अब आधार और लंब जो है, अब आपको ये डाउट होगा कि आधार किसे माने, लंब किसे माने। तो आधार और लंब जो है आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो आप इसमें आधार किसी को भी मान सकते हैं, चाहे 7 को आधार मान लीजिए और 24 को लंब, या 24 को आधार और 7 को लंब, कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कुल मिला के आपको बाकी दो भुजाओं के स्क्वायरों का योग एक साथ करना है। यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपको एक साथ करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा और 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। और अगर आप इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो 625 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो कर्ण का स्क्वायर था बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो गई। और अगर सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका पहला वो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण कौन होगा? 25 होगा, जैसा कि मैंने बताया था सबसे बड़ी भुजा। तो इस तरीके से ये पहले का पहला क्वेश्चन हो गया। सेम आपको बाकी यही कंडीशन जो है बाकी के 3 क्वेश्चन में भी करनी है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसमें भुजाएँ जो है 3, 8, 6 दी हैं, तो आप 8 जो सबसे बड़ी भुजा उसका अलग कर लीजिए। यानी 8 का जो स्क्वायर जब आप करेंगे तो 8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। और बाकी जो भुजाएं 3 और 6 उनका अलग कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब 36 और 9 हो गए 45। तो भाई 45 तो 64 के नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं हुई। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। और जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप फिर इसमें कर्ण की लंबाई नहीं लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थर्ड पार्ट, तो उसमें 50, 80, 100 दिए हैं। सबसे बड़ी भुजा 100 है, 100 का स्क्वायर अलग कर लो, 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा।
और 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500 और 80 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 6400। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या 10,000 आता है, जोड़िए 0 0 ऐसे आ गए, 5 4 9 और 2 6 8, 8900 आया जो कि 10,000 के नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी जो है आपका समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी कण की लंबाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप इसमें और पता करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट के, तो 13 जो है सबसे बड़ी भुजा, 13 का स्क्वायर जो होता है इसमें वो होता है आपका 169, तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। तो ये जो है इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो गया कि चौथा वाला जो पार्ट है वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप कण की लंबाई लिखेंगे, वो भी कितनी लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो मैंने आपको पहले के चारों पार्ट समझा दिए। अगर हम बात करें अब दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन जो है पिरमे की तरह वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। उसमें कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, उसका चित्र बना हुआ नहीं है, वो हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम इसका। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, और क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। इसकी जो भुजा क्यू आर होगी उस पर एक बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी से पी एम जो है वो क्यू आर पर लंब है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर जो है वो क्यू एम इंटू एम आर के बराबर होगा। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका जो है हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए अब हम यहाँ पर इसका फिगर बनाते हैं कैसे हमें ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन में दिया था कि त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण पी समकोण है। तो कोण पी समकोण इसका मतलब हमें कोण पी 90 डिग्री का लेना है, तो हम कोण पी को यहाँ लेंगे ताकि ये 90 डिग्री का हो जाए, और क्यू यहाँ रख देते हैं, आर यहाँ रख देते हैं। चाहे तो आप क्यू यहाँ भी रख सकते हैं, आर इधर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पी यहीं रहेगा आपका 90 डिग्री का। साथ में कहा है कि इस क्यू आर भुजा पे एक बिंदु एम लेना है, और वो एम ऐसे लेना है कि पी से एम जो डाला गया है वो एक लंब है, यानी ये भी कोण आपके क्या है 90 डिग्री के हैं। पी एम लंब है क्यू आर पे, ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि पी एम लंब आपका क्यू आर पर है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। तब आपको सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर जो है वो क्यू एम इंटू एम आर के बराबर होना चाहिए। तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट उत्पत्ति शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण पी 90 डिग्री का है। अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो उस हिसाब से जो कर्ण है इसका वो क्यू आर है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, आधार और लंब के स्क्वायर के, यानी कि किसके, पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के, है ना। पी आर ये वाली भुजा हो गई और पी क्यू ये वाली हो गई। इसको आप समीकरण नंबर 1 जो है डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुजों में लेंगे। जो छोटे छोटे त्रिभुज भी तो आपके समकोण त्रिभुज हो गए ना। ये जब लंब डाला गया तो यहाँ 90 का कोण बन गया, यहाँ भी 90 का कोण बन गया। तो एक इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं पहले। नीचे वाले त्रिभुज का नाम है पी एम आर, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो इसमें जो है 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो कर्ण जो हो जाएगी वो ये वाली भुजा हो जाएगी 90 के सामने की, यानी पी आर। तो इसमें पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के यानी एम आर के और पी एम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, इसको आप समीकरण नंबर क्या डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए। अब आ जाओ आप एक तीसरे त्रिभुज में और ले लेंगे हम। तीसरा त्रिभुज यानी कि ये वाला इधर वाला, इसमें कोण 90 का इधर बन रहा है, तो इसमें कर्ण ये वाली भुजा होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कर्ण जब ये वाली भुजा होगी तो इसका मतलब पी क्यू का जो स्क्वायर होगा, अच्छा पहले इस त्रिभुज का नाम रख दे रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी एम क्यू, हमने इस त्रिभुज में लिया है पी एम क्यू में, ठीक है। तो इसमें जो कर्ण है वो पी क्यू होगा, तो पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो एम क्यू के स्क्वायर प्लस पी एम के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हमने समीकरण नंबर क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। अब सारा खेल जो है ना वो इन 3 समीकरणों से होना है। तो इनको अब हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं इधर सॉल्व कर दूँगा। हम क्या करेंगे, ये जो पी आर का स्क्वायर का मान हमने निकाला और पी क्यू के स्क्वायर का मान, ये समीकरण 2 और 3 से उठा के समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 से ये जो क्यू आर स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा। तो क्यू आर का स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया। अब जैसे यहाँ पी आर का स्क्वायर है तो पी आर के स्क्वायर की जगह ये पूरा रख देंगे, जिसमें आपका पी एम का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एम आर का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर प्लस में आपका क्या था, प्लस में था आपका पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या है, एम क्यू का स्क्वायर, एम क्यू का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब जो पी एम स्क्वायर और पी एम स्क्वायर है, क्योंकि हमें पी एम स्क्वायर बराबर सिद्ध करके लाना था, जो पी एम स्क्वायर इनको एक साथ कर लो, इनको जोड़ लो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। तो देखो क्यू आर का स्क्वायर अपनी जगह ऐसी रहेगा, और ये जो एम आर स्क्वायर है और एम क्यू स्क्वायर, इनको हम ऐसा करते हैं इधर ले आते हैं। एक एम आर का स्क्वायर और एम क्यू स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो एम आर स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा
और एम क्यू स्क्वायर भी इधर आके काय का हो गया माइनस का, और बराबर में पी एम और पी एम जुड़ के 2pm के स्क्वायर बन जाएंगे। ओके, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हम क्या करेंगे क्यू आर, अगर आप ध्यान से चित्र में देखें तो क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर जो है आपका ये है, क्यू आर जो है पूरी भुजा है, और क्यू आर को हम क्यू एम और एम आर का योग लिख सकते हैं, यानी जो क्यू आर भुजा है वो क्यू एम प्लस एम आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्यू आर की जगह पे हम क्यू एम प्लस एम आर रख सकते हैं। तो हम यहाँ जो क्यू आर है इसकी जगह पे क्यू एम प्लस एम आर रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू आर की जगह क्यू एम प्लस एम आर रख देता हूँ तो ये क्यू एम प्लस एम आर हो गया, और इसका स्क्वायर ऐसे ही लगे रहेगा क्योंकि क्यू आर का भी स्क्वायर था, और माइनस ये जो आपका चल रहा है एम आर का स्क्वायर माइनस एम क्यू का स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, और बराबर में जो 2pm का स्क्वायर है ये भी ऐसे चलता रहेगा। इसे अब आप a मान लीजिए, इसे b, और a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला खोल दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो उस हिसाब से तो फिर पहले a का स्क्वायर होता है तो qm का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होता है b का स्क्वायर होता है तो mr का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस 2 के साथ दोनों क्या होते हैं गुणा में, तो 2 के साथ दोनों गुणा में आ जाएंगे, तो 2 इंटू QM यानी 2ab होता है, तो 2 इंटू QM इंटू MR आ जाएगा। और ये जो माइनस के हैं ये ऐसे चलते रहेंगे, माइनस का MR का स्क्वायर और माइनस का MQ का स्क्वायर। ओके, अब बराबर में जो आपका चल रहा है 2pm का स्क्वायर वो आपका सिमिलरली ऐसी का ऐसी आ गया। अब देखिए QM का स्क्वायर ये है और QM का स्क्वायर ये है, सेम ही है, QM MQ एक ही बात है, ये प्लस का है माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। MR का स्क्वायर तो ये आपका ये आपका एम आर का स्क्वायर प्लस का और ये एम आर का स्क्वायर माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। तो अब आपका क्या बचा यहाँ पे 2qm इंटू एम आर, 2qm इंटू एम आर बचा, और बराबर में 2pm का स्क्वायर बचा। तो अब आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको आप सीधा करके लिख लो, यानी कि pm का स्क्वायर आप पहले लिख लो, और बराबर में qm को आप mq भी लिख सकते हो, एक ही बात है, और इंटू एम आर तो आपका है। तो देखो शायद हमें यही सिद्ध करके लाना था, अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमें सिद्ध करके लाना था वो ये था pm का स्क्वायर बराबर qm इंटू एम आर। तो pm का स्क्वायर बराबर qm इंटू एम आर आ गया, इसको हम qm mq कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करके लाना था। इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन कर दिया। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, बड़े वाले त्रिभुज में लिया, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इधर छोटे वाले त्रिभुज में लिया, वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इधर वाले छोटे त्रिभुज में लिया, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पी आर और पी क्यू के मान जो है उठा के समीकरण 1 में रख दिए और इनको सॉल्व कर दिया। और एक बीच में जो हमने क्या करा, क्यू आर की जगह पे क्यू एम प्लस एम आर का योग रखा, उसका होल स्क्वायर सूत्र खोल दिया प्लस बी घात 2 से, सबको एक तरफ ला के कैंसिल कर दिया, और जो फिर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और ये हमारा सिद्ध हो गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन अब जो है क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि आकृति 6.53 जिसका चित्र भी आपको दिया हुआ है, इसमें कोण ए समकोण आपको दिया हुआ है, कोण ए 90 डिग्री का, और ए सी इसमें लंब डाला गया है बी डी पर, ठीक है। सेम जैसे अभी क्वेश्चन कराया ठीक उसी की तरह। तो इस बार आपको ए बी का स्क्वायर जो है वो बी सी इंटू बी डी इसके बराबर लाना है, और ए सी का स्क्वायर जो है, ए सी का स्क्वायर जो है वो दूसरे पार्ट में बी सी इंटू डी सी के बराबर लाना है। तो ये जो इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, ये तो आप बिल्कुल वैसे कीजिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और एक जो है इसका जो थर्ड पार्ट है, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें उसमें ए डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी डी यानी ये वाली भुजा, और सी डी इसके बराबर लाना है। मैं आपको इसमें इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है वो समझा देता हूँ कि वो हम किस तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें कोण ए समकोण दिया, यानी यहाँ पर कोण ए है, इधर बी था और इधर सी था, और सॉरी इधर डी था, और ए से जो है ये ए सी जो है लंब डाला गया था। तो अगर हम जो फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में ए सी का जो स्क्वायर है वो बी सी इंटू पूरी बी डी इसके बराबर लाना है। आई होप शायद यही था, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे ना ए बी का स्क्वायर है, फर्स्ट पार्ट में ए बी का स्क्वायर जो है हमें बी सी इंटू बी डी के बराबर लाना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम लेंगे इस छोटे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, तथा पूरे त्रिभुज में लेंगे, पूरा त्रिभुज क्या है ए डी सी, और इनको जो है हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप के लिए आप कम से कम 2 कोण बराबर कर दीजिए। जैसे कि कोण बी आप देखेंगे
दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण भी इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया, है ना। अच्छा, क्योंकि आपने ए सी लम डाला तो ये कोण 90 डिग्री का होगा, कोण सी, जिसका पूरा नाम आप ए सी बी भी कह सकते हो, कोण ए सी बी, है ना। और ये तो छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री का, और बड़े त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री का, जो कि कौन है, कोण ए। तो ये दोनों कोण क्या हो गए आपके, 90 डिग्री के हो गए। और ऊपर वाला जो है आपका कॉमन हो गया, ठीक है, वो कॉमन हो गया। तो इस तरीके से दो कोण आपने बराबर कर दिए। और अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा भी बराबर हो जाता है, और अगर तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी के। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो एक जैसी भुजाएं होती हैं, उनका जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसी बात का प्रयोग करेंगे एक जैसी भुजाओं से। मतलब एक तो हम छोटे त्रिभुज में कोण बी के सामने की भुजा लेंगे, छोटे त्रिभुज में कोण बी के सामने की भुजा लेकिन है कौन सी, ए सी है, लेकिन ए सी हमें सिद्ध करने में कहीं लानी नहीं है, तो हम कोण बी के सामने की नहीं लेंगे। एक तो हम इस कोण छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण जो है वो बन रहा है, उसके सामने की भुजा लेंगे। 90 डिग्री का जो कोण है वो कोण सी पर बन रहा है, और उसके सामने की भुजा ए बी। तो बड़े त्रिभुज में भी हम 90 डिग्री के सामने की लेंगे। बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण ए है, और इसके सामने की भुजा कौन सी है फिर, पूरी बी डी। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात ले लिया। अच्छा, अब जो इसमें एक्स्ट्रा कोण बचा, मैंने बताया कोण बी के सामने की तो हमें लेनी नहीं है छोटे त्रिभुज में, तो हम ये वाले कोण के सामने की भुजा लेंगे छोटे त्रिभुज में, इसके यानी सी ए बी के। सी ए बी के सामने की भुजा कौन सी है इसमें, बी सी। तो सी ए बी के सामने की भुजा इसमें बी सी ले ली। तो अब जो है मैं बड़े त्रिभुज में कौन से के सामने की लूँगा, डी कोण के सामने, क्योंकि कोण बी तो हमें लेना ही नहीं था, कोण बी तो दोनों में कॉमन था। तो इसमें आप देखिए जो कोण डी के सामने की भुजा है वो कौन सी है, ए बी। तो हमने यहाँ ए बी ले लिया। अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, और आप ए बी का स्क्वायर आ गया, और बी डी और बी सी आपके काय में पहुँच जाएंगे, बी डी और बी सी जो है आपके गुणा में आ गए। और हाँ, ये मैंने देखो दोनों बी सी ही लिख दिए थे, अब देखा है मैंने, तो बी सी इंटू बी डी आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ए बी का स्क्वायर बी सी इंटू बी डी के बराबर आ गया। सिमिलरली इसका आप थर्ड पार्ट भी सिद्ध कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में बस नीचे वाले त्रिभुज की जगह आपको ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, और सेम उसके साथ बड़ा वाला लेना है, और इसी तरीके से उनको आप समरूप सिद्ध करके उनकी एक जैसी भुजाओं का अनुपात बराबर करके कर सकते हैं। और जो इसका बीच वाला पार्ट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, और इसमें कोण सी इसका समकोण है। तो अगर मैं एक त्रिभुज ए बी सी बनाऊँ, लेकिन हमें समकोण भी बनाना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है कि वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, आपका समकोण भी होना चाहिए ना। तो समकोण त्रिभुज बनाना है, और समद्विबाहु भी है। तो इसमें कोण सी समकोण है, तो कोण सी को हम यहाँ रखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ ए रख दिया और यहाँ क्या रख दिया, बी रख दिया, और इसमें दो भुजाएं इसकी कम से कम बराबर ही होंगी क्योंकि समद्विबाहु है। तो मान लेते हैं कि बी सी भुजा जो है वो ए सी के क्या है, बराबर है। इन पे मैंने दोनों पे बराबर का निशान लगा दिया, तो ये दोनों आपस में आपकी बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर 2ac के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो वेरी सिंपल है। सबसे पहली बात तो कोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कौन है इसमें, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। और क्योंकि ए सी और बी सी बराबर हैं, तो आप बी सी की जगह पे क्या रख सकते हो, ए सी रख सकते हो। और जब आप यहाँ भी ए सी रख दोगे और यहाँ तो ए सी है ही, तो ये ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर। तो ए बी के स्क्वायर के बराबर में 2ac स्क्वायर आ जाएगा। मुँह जबानी ये जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि इसमें भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस बार भी ए सी और बी सी बराबर है, जैसे अभी इस वाले त्रिभुज में मैंने बताया था। और इसमें भी ये ए बी का स्क्वायर इस बार 2ac के बराबर भी है, पहले से दे रखा है। बस आपको सिद्ध करना है कि वो एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपको उल्टा करना पड़ेगा। इसमें आप पहले से ये लेके चलोगे कि भाई चित्र तो आप वही बनाओगे, 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, फिर ab स्क्वायर को ऐसे लिखोगे और आप क्या करोगे, 2ac स्क्वायर को दो बार लिख लोगे, ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। और फिर क्योंकि ac बराबर bc दिया है, ये आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आप इसको समीकरण 1 डाल के रख लेना। और ac बराबर क्योंकि bc दिया है, तो आप यहाँ पे ac की जगह पे या यहाँ पे ac की जगह पे bc रख दोगे। तो एक ac का स्क्वायर आप ऐसे रख दो, दूसरे वाले ac की जगह पे आपने bc रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण होगा, आप चित्र में देखोगे, ये आपका आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा। तो इससे जो है आपकी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस में प्रमेय जो है वो सिद्ध हो जाएगी। आप लिख दोगे कि ये तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गई, इसलिए सिद्ध हो गया कि ए बी सी क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 के जस्ट अपोजिट तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें ए बी सी जो है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं।
ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है और उनकी लंबाई भी आपको 2a और 2a और 2a दी है। तो आपको प्रत्येक का शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। शीर्ष लंब क्या होता है? जो किसी भी शीर्ष से, शीर्ष इन्हीं को बोलते हैं जो तीनों कोने होते हैं, और सामने वाली भुजा पे अगर हम लंब डाल दें तो वो शीर्ष लंब हो जाता है। तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। पहली बात तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों शीर्ष लंब की लंबाई समान होगी, तो किसी एक की ही आप निकाल दीजिए। तो मान लीजिए अगर हमने ए से ए लंब डाला है इस वाली भुजा पे, मान लो ये डी बिंदु पे आके मिलता है, तो हम केवल ए डी की लंबाई निकालेंगे। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि अगर आपने शीर्ष लंब डाला है तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब अगर इसकी पूरी लंबाई 2a थी तो ये आधी क्या हो जाएगी? आधी a हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? इस आधे त्रिभुज में लेंगे इतने में, और इतने त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे? वही कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो हो जाएगा इसमें ए बी, यानी कि आप ए बी का स्क्वायर लगा दोगे, और आधार हो जाएगा इसमें ये वाला नीचे वाला बी डी, तो आप बी डी का स्क्वायर लगा दोगे, और प्लस लंब आपने डाला ही है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, ए डी की लंबाई तो आपको निकालनी है। अब ए बी की देख लो, ए बी की कितनी है? ए बी की 2a है, तो आप 2a का स्क्वायर कर दोगे। और बी डी कितनी है? बी डी अभी हमने बताया आधी हो गई थी, तो ए हो गई, तो ए का स्क्वायर हो गया, और प्लस ए डी का स्क्वायर जो है आपका ऐसे आ जाएगा, तो 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला ए स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर आपका केवल क्या रह जाएगा? ए डी का स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर घटा दो, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो 3a स्क्वायर बचेंगे, और बराबर में आपका ए डी का स्क्वायर बचेगा, और ए डी पे से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, यानी 3a के स्क्वायर पे आपका वर्गमूल आ गया, और बराबर में आपका क्या रहेगा? ए डी का स्क्वायर। तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो जो आपका ए डी का स्क्वायर की जो वैल्यू है 3 तो वर्गमूल में रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए रूट 3 जो है, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हट चुका है, ए डी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या जाएगी? ए रूट 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो समबाहु त्रिभुज है उसके शीर्ष लंब की लंबाई भुजा रूट 3 यानी ए रूट 3 आ गई, भुजा अगर उसकी ए थी तो आप देखिए भुजा 2a थी तो उसकी भुजा की आधी इंटू रूट 3 आया, यानी तो ये शीर्ष लंब की लंबाई जो है समबाहु त्रिभुज की आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा चतुर्भुज, उसकी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर लाना है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा जल्दी से। दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करेंगे। उसमें कहा है कि आपका एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज हम सबसे पहले बना लेते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, जिसकी सारी भुजाओं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो हमने मान लीजिए कि ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है, और उसमें कहा है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हमें सिद्ध करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो मान लीजिए इसके जो 2 विकर्ण है वो एक हो गया ए सी और एक हो गया बी डी। समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा चारों कॉर्नर पे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, और साथ में ये मान लीजिएगा ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमने इसको बिंदु ओ नाम दे दिया। तो यहाँ पर डी ओ वाला भाग जो है वो ओ बी के बराबर होगा, और ए ओ वाला भाग जो है वो किसके बराबर होगा? ओ सी के बराबर होगा। ये आप पहले से मान के चलिए। इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है पहले ही डाल देते हैं, ठीक है ना। और चारों कोण ओ पर, ओ बिंदु पे चारों तरफ के कोण जो है आपके 90 डिग्री के हैं। और हमें अब सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है वो क्या है? हमें ये सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, इन चारों भुजाओं के स्क्वायरों का योग इसके विकर्णों के योग के बराबर आना चाहिए, अर्थात ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि डी ओ और ओ बी बराबर है, तो ऐसा कर लेते हैं कि डी ओ और ओ बी दोनों का मान हम एक्स मान लेते हैं, और ए और ओ सी का क्या मान लेते हैं? वाई। ये हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया? मान लिया है ना, ये माना लिख दिया लेट। तो क्योंकि डी ओ और ओ बी को मैंने एक्स माना है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, और ए और ओ सी को वाई माना है तो ये भी वाई और नीचे वाला भी वाई हो गया। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे? अब इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अभी आपको आसानी से दिखाई देगा। अब आ गया इसका प्रूफ। तो अब इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए ओ डी में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण ए ओ डी जो है 90 डिग्री का भी है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है AD, कर्ण के 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी ये वाला जो कोण है AOD हमने ये लिया तो इसके सामने की भुजा AD कर्ण हो गई, इसका स्क्वायर AO के स्क्वायर जो कि लंब हो गया प्लस DO जो कि आधार हो गया इसके स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। इसमें आप चाहें तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। ओके, अभी हम ऐसे करके चारों त्रिभुजों में ले लेते हैं। एक बार अब हम ले लेते हैं AB का स्क्वायर, हम ले लेते हैं इस वाले त्रिभुज में, आपको त्रिभुज का नाम भी लिख के दिखा देता हूँ, AOB में। अब एक बार त्रिभुज AOB में ले लो, AOB में लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कर्ण उसमें AB है तो AB का स्क्वायर जो है आपका AO के स्क्वायर प्लस BO के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 डाल दीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम जो है एक बार BOC में और DOC में और ले लेते हैं। तो अगर आप BOC और DOC में लेंगे तो देखिए क्या होगा, त्रिभुज BOC में अगर आप लेते हैं तो BOC में लेने पे क्या होगा, कर्ण उसमें BC है तो BC का स्क्वायर जो है वो एक तो BO के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा प्लस CO के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 5 डाल दीजिए। और इसके अलावा अगर आप त्रिभुज COD में लेते हो, त्रिभुज COD में तो क्या होगा, कर्ण उसमें CD है तो CD का स्क्वायर जो है वो CO के स्क्वायर प्लस DO के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने 6 डाल दिया। अब जो आपकी समीकरण 3, 4, 5, 6 बनी है, हम इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं इन चारों समीकरणों को। यहाँ पे लिख देंगे एडिंग ऑन एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। जब इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में AD का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है, CD का स्क्वायर है, ये सब जुड़ जाएंगे। तो इनको सीरियल से ही लिख लेता हूँ मैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ओके। और राइट साइड के भी जो हैं, राइट साइड में ये जो दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब जुड़ जाएंगे। अब आप इसमें देखिए AO यहाँ भी है और कहीं भी है AO इसमें भी 2 बार आ रहा है तो ये जुड़ के 2AO स्क्वायर हो जाएंगे। हाथों हाथ इनको जोड़ दे रहा हूँ मैं। DO स्क्वायर यहाँ भी और कहीं भी होगा, यहाँ पर भी है समीकरण 6 में, तो ये भी 2DO स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका DO हो गया, AO हो गया, है ना, और BO का स्क्वायर आप देखिए 2 जगह है तो ये 2BO स्क्वायर हो जाएगा, ये भी जुड़ गए, ठीक। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो CO का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये भी आपके जुड़ जाएंगे, 2CO स्क्वायर हो गए। इतना सबको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में हम ये तो अब सब ऐसे उतार लेंगे क्योंकि आप देखेंगे जो हमें सिद्ध करके लाना है उसमें ये तो हमें लाना ही था, ये तो आपकी वो है ही समचतुर्भुज की भुजाएं, इनके चारों के वर्गों का योग तो हमें लाना ही है तो इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इसका ऐसा ही सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप इन सब में देखें यहाँ से 2 जो है आसानी से कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, ये आपका ऐसा ही आ गया। अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में हम सेम एज इट इज़ ये उतार लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, आइए देखिए क्या था। समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि DO और OB दोनों की जो वैल्यू वो x है और AO और OC की जो है y है। तो DO और OB की जगह पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे और AO और OC की जगह पे क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम वापस जाते हैं, ये आ गए। तो देखिए DO, एक तो DO, ठीक है, एक आपका क्या हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ, DO और AO, ठीक है। आई थिंक DO और AO ही थे समीकरण 1 में, DO और OB, सॉरी, DO और OB, D और OB इनकी जगह पे आप x रख सकते हो और A और OC की जगह y। तो यहाँ पे मैं y रखूँगा तो y का स्क्वायर, बीच वालों की जगह पे दोनों पे x का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन में क्या हो जाएगा, फिर से आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ऐसे ही आ गया। बाहर आपका 2 चल ही रहा है, x स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, y स्क्वायर जुड़ के क्या हो गए, 2y स्क्वायर हो गए। फिर नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे, फिर हम ये जो है आपका सेम एज इट इज़ उतार लेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 2 आपका ऐसे ही आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये 4 हो जाएगा। अब आपका अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ज़रा चित्र में देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या हो सकता है, तो
तो आइए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाँ यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट देखिए, इसको हम ऐसा करते हैं, जैसे ये 4 बन गया ना, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD², ये तो हमने ऐसे ही उतार लिया। 4 को अंदर ले जाओ, 4x² हो जाएगा, और 4 की y² से भी गुणा होगी तो 4y²। तो 4x² को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x², और जो 4y बनेगा उसको भी हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ज़रा ध्यान से चित्र में, 2x का मतलब क्या हो गया, 2x का मतलब क्या हो गया, देखिए 2x का मतलब, देखिए ये x था और ये x था, इसको जोड़ दें तो पूरा 2x बन जाएगा, पूरे 2x का मतलब हो गया BD। ऐसी y और y को जोड़ोगे तो 2y, और पूरे y का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब पूरे 2y का मतलब AC। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जहाँ 2x है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, जहाँ पर 2x है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं BD, और वहाँ पे क्या रख सकते हैं आपका AC, और ये जो चारों है वो ऐसे आ गए, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। तो इस तरीके से समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्ग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर आ गया। तो यही हमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करना था। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इसमें आपसे ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि आकृति 6.54 में, आकृति 6.54 यानी ये वाली आकृति में अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, अंदर कोई जो है इसके इंटीरियर में कोई बिंदु O स्थित है, और O से जो है तीनों भुजाओं पे लंब डाल दिए गए हैं। OD जो है BC पे लंब डाल दिया गया है, OF जो है AB पे लंब डाल दिया गया है, और OE जो है वो AC पे लंब डाल दिया गया है। इस तरीके से जो है इन्होंने ये लंब डाल दिए हैं तीनों भुजाओं पे, आप देख सकते हो। तो आपको जो है ये सिद्ध करके लाना है कि OA का स्क्वायर का मतलब O से A को मिलाना पड़ेगा, है ना। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये OA OB OC का स्क्वायर, और माइनस OD माइनस OE और माइनस OF, इन तीनों के स्क्वायर, ये बराबर किसके आने चाहिए, AF के स्क्वायर के, ठीक है, प्लस BD के स्क्वायर के, प्लस CE के स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है। और इसका सेकंड पार्ट भी है, इसमें AF का स्क्वायर यानी AF यही इसी AF का स्क्वायर प्लस इसी BD का स्क्वायर प्लस इसी CE का स्क्वायर जो है, साथ में AE बचे हुए पार्ट AE के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर और प्लस BF के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ये दो पार्ट आइए देखते हैं हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे, इसको जल्दी से देखते हैं। तो देखिए ये सामने आपका चित्र है उसी क्वेश्चन नंबर 8 का, और इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ABC त्रिभुज है, इसके अंदर एक O बिंदु है, O से जो है OD लंब डाल दिया गया है BC पर, OE लंब डाल दिया गया है AC पर, और OF लंब जो है वो AB पे डाल दिया गया है, ठीक है। और साथ में जो इसके दो पार्ट सिद्ध करने हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में OA OB OC ये नाम आ रहे हैं, तो O से A को मिला देते हैं, ठीक है। OA बन गया, O से B को मिला दिया, OB बन गया, और O से C को मिला दिया, OC बन गया। अब आगे एक बात आपको सबको ध्यान रखनी है कि त्रिभुजों में जो है क्या डाले गए, लंब डाले गए हैं। OF लंब डाला गया तो ये 90-90 के कोण हो गए, है ना। OD लंब डाला गया तो इधर 90 के कोण हो गए। OE लंब डाला गया तो ये और ये जो है 90 डिग्री कोण हो गए, यानी इनमें कहीं ना कहीं सब में समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम इनमें सब में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके जो है इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं, अलग अलग त्रिभुजों में ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज OAF में, ठीक है। त्रिभुज OAF में अगर आप देखिए तो इसमें OA जो है वो कर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि OA का जो स्क्वायर होगा वो AF के स्क्वायर प्लस OF के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, OA स्क्वायर को यहीं रहने दो और OF स्क्वायर को इधर ले आओ, इस वाले को माइनस का हो गया, और बराबर में क्या रह जाएगा आपका AF स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 हमने बना दिया। अब हम दूसरे त्रिभुज में लेंगे। देखिए जो हमें सिद्ध करके लाना था उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। अब देखो इसमें OA स्क्वायर नाम आ रहा है, OF आ रहा है, तो मैंने उसी हिसाब से ये समीकरण बनाई है। अगला देखो OB और OE है, तो OB OE किस त्रिभुज में आ रहे हैं, आप उस त्रिभुज में ले लीजिए। तो OB देखिए OB आ रहा है इसमें, और OE किस में आ रहा है, OEB और OD भी आ रहा है, देखो OD। तो इसमें इनमें इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं हम, त्रिभुज OBD में। तो त्रिभुज OBD में ले लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो कर्ण है वो है OB, तो कर्ण हो गया OB का स्क्वायर जो है वो OD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और BD स्क्वायर को जो है इधर ले आइए, BD को लाना है OD को ले आइए, क्योंकि OD जो है माइनस में है। तो आप
ओ डी को ले आइए तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब एक त्रिभुज में और लेना है आपका, तो आप ये देखिए जो सिद्ध करने वाला उसमें ओ सी भी है और ओ एफ है। तो ओ सी ओ एफ वाला त्रिभुज कौन सा है भाई? ओ सी तो ये रहा, और ओ एफ, चलो ओ एफ तो मेरे ख्याल से यूज़ हो चुका है समीकरण 1 में, तो अब आपका ओ ई बचा। ओ सी और ओ ई ये इस त्रिभुज में आप ले लो, त्रिभुज ओ सी एफ में। तो त्रिभुज ओ सी एफ में अगर आप लेते हैं तो इसके लिए हमें चित्र देखना पड़ेगा। ओ सी एफ में आप देखोगे जो कर्ण है वो है ओ सी, कर्ण क्या है आपका? ओ सी है, और वो सी ई और ओ ई के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो कर्ण ओ सी है तो ओ सी का स्क्वायर सी ई के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर के ओ ई के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओ सी स्क्वायर यहीं रहने दो और ओ ई स्क्वायर को इधर ले आइए, माइनस का हो गया, बराबर में आपका सी ई स्क्वायर आ गया। समीकरण नंबर 3 इसको डाल दीजिए। अब जो आपकी ये तीनों समीकरण बनी है ना, ये तीनों जो समीकरण है इनको आप ऐड कर दीजिए। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3, अगर आप 1 + 2 + 3 करते हो, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हो, तो आप देखोगे ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर ये तीनों जुड़ जाएंगे, है ना। ओ ए स्क्वायर तीनों प्लस के हैं ना, और ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर तीनों जुड़ गए। और ये जो तीनों माइनस के ओ एफ, ओ डी और ओ ई ये ऐसे आ जाएंगे, माइनस के ओ एफ स्क्वायर, माइनस के ओ डी स्क्वायर और माइनस के ओ ई स्क्वायर, और बराबर में जो राइट हैंड साइड वाले जुड़ जाएंगे ए एफ, बी डी और सी ई के स्क्वायर। तो बराबर में आपका इक्वल में ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर आ गया। तो यही जो है हमें इसमें सिद्ध भी करना था फर्स्ट पार्ट में। तो इस तरीके से जो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मैंने आपको करके दिखा दिया। देखिए फर्स्ट पार्ट में तो जो हमें सिद्ध करना था वो ये जो आपको सिद्ध करना था ना, ये वाला ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई माइनस ओ एफ का स्क्वायर, वो ए एफ बी डी सी ई के स्क्वायर के, वो तो यहाँ आपका प्रूफ हो गया। अब जो है इसका हम सेकंड पार्ट कैसे सिद्ध करेंगे, आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। कि अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सिद्ध करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट सिद्ध होकर आया है उसी का हमें यूज़ करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमें ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इसमें जो ये ओ ए का स्क्वायर है इसके साथ आप ओ ई का स्क्वायर लिख लीजिए, यानी ओ ए के स्क्वायर के साथ आप कौन सा लिख लीजिए, ये वाला ओ ई का स्क्वायर। तो मैं उसी समीकरण 1 से, जो हमने समीकरण 1 हमने प्रूफ करी है, उसी समीकरण 1 से क्या करूँगा, ओ ए के स्क्वायर के साथ माइनस का ओ ई स्क्वायर लिख लूँगा। इनको मैंने साथ में एक ब्रैकेट में ले लिया, इसको और इसको। ठीक, फिर ऐसे ही एक ओ बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लेके इसके साथ इसके साथ एक चीज़ ले लूँगा, ओ बी के स्क्वायर के साथ मैं ले लूँगा ओ एफ का स्क्वायर। इसके साथ मैंने क्या ले लिया, ओ एफ का स्क्वायर, यानी ये वाला आ गया ओ बी के साथ। अब ओ सी के साथ ओ डी ले लीजिए, ओ सी माइनस ओ डी का स्क्वायर, और बराबर में जो आपके ये तीनों चल रहे हैं ये आपके एज इट इज़ ऐसे ही आप लिख सकते हो। यानी आप बराबर में क्या लिख सकते हो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये मैंने समीकरण 1 में थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर आप ध्यान से देखें कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप ज़रा इधर आइए, आप इस त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ए ओ ई में अगर आप पाइथागोरस में लगाते हैं तो उसमें ओ ए का जो स्क्वायर होगा, इसमें जो ओ ए का स्क्वायर होगा वो ए ई और ओ ई के स्क्वायर के बराबर होगा, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर के। ठीक है, और इस ओ ई स्क्वायर को अगर आप उधर माइनस में ले जाते हो तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बनेगा, जो कि ए ई स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी हम ओ ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए ई का स्क्वायर। इसी प्रकार ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर यानी ये वाला हो गया माइनस ओ एफ स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट गया तो आधार का स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बच गया। ठीक इसी प्रकार ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर ये हो गया माइनस ओ डी स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट गया तो आधार का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर बच जाएगा, सी डी का स्क्वायर। और बराबर में ये तीनों जो है आपके ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, यानी ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और यही जो है हमें सेकेंड पार्ट में सिद्ध करना था। तो इस तरीके से जो है आपका जो सेकंड पार्ट है वो जो है पूरा हो गया। देखिए इसमें ए एफ बी डी और सी ई के स्क्वायर जो इस साइड थे वो इधर आ गए आपकी, और जो ये ए ई सी डी और बी एफ था वो इधर आ गया, ए ई सी डी और बी एफ आगे पीछे हैं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सिद्ध हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर, ये तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से, मान लीजिए इस तरीके से कोई सीढ़ी हो गई 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर लंबी की हो गई सीढ़ी हो गई।
दीवार पे जब उसको टिकाया जाता है तो टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है। मान लीजिए ये आपकी ज़मीन हो गई और ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर क्या है, खिड़की है, इस खिड़की तक पहुँच रही है वो, ठीक है। तो आपको दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये हो रहा, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा मान लीजिए यहाँ के टच होता है तो यहाँ की दूरी बतानी है। तो इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय में लगा दीजिए, है ना। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, इस आधार, इसको x मान लीजिए, आधार x के स्क्वायर प्लस लंब आपका y, लंब जो है आपका 8 हो गया तो 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में x स्क्वायर रह जाएगा। 100 में से 64 गए तो आपके 36 बचे, बराबर में x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे x पे से तो 36 पे आ जाएगा वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो इस तरीके से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया, वेरी सिंपल। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ये मान लीजिए कोई 18 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, इसके ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है तथा तार का जो दूसरा सिरा है वो एक खुंटे से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए तार का दूसरा जमीन पर एक दूसरा सिरा जो है वो खुंटे से जुड़ा हुआ है। तो खंबे के आधार से, खंबे का आधार ही हो गया, आधार जहाँ पे खंबा खड़ा हुआ है वो खंबे का आधार हो गया। यहाँ से खुंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खुंटा गाड़ना है, कितनी दूरी पे गाड़ना है ये दूरी पूछिए, यानी ये दूरी हमने x मान ली कि तार की जो लंबाई है वो कितनी बनी रहे, 24 मीटर। तो इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना। 24 का स्क्वायर x के और 18 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 24 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है, और 18 का स्क्वायर 324 होगा, जो कि इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में आपका x स्क्वायर हो गया। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2। तो ये आपका जो है कितना बच गया, 252 बच गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर 252 पे क्या आ जाएगा, आपका वर्गमूल आ जाएगा, और x अकेला रह गया। अब इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, 252 के आप गुणनखंड करके देख लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21। तो देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, इस जोड़े का एक 2 बाहर आ जाएगा, इसका एक 3 आ जाएगा, तो 2 तिया 6, 6 रूट 7, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो 6 रूट 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रूट 7, 6 रूट 7 जो है इसकी वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 6 रूट 7 मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा सा जो है बोर्ड पर समझेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में। ये आपकी डायरेक्शन होती है, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, और ये क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो इस दिशा में उड़ा है हवाई जहाज 1000 की स्पीड से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी समय क्या हुआ, एक हवाई जहाज जो है पश्चिम की दिशा में, यानी इस दिशा में, तो वो जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 1.5 घंटे में दोनों के द्वारा चली गई दूरी पता करेंगे। तो इसको आइए देखते हैं बोर्ड पर हम क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हवाई जहाज एक गया इस दिशा में, नॉर्थ की दिशा में, और एक गया इस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। तो जो और नॉर्थ की दिशा में चला गया था उसके द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो चाल तो है भाई आपकी 1000 पहले वाले हवाई जहाज की, और समय है 1.5 घंटा, है ना, 1 सही 1/2। तो 1000 आपका किलोमीटर में उसकी है चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसको 3/2 बना लेते हैं, 2 से कट जाएगा 500 बार, 500 होती है 1500। इसका मतलब उसने 1500 किलोमीटर की दूरी उत्तर की दिशा में तय करी। यानी ये आपकी, अगर हवाई जहाज यहाँ से चले हैं दोनों, ये उत्तर की दिशा में चला, वो पश्चिम की, तो 1500 किलोमीटर दूर पहुँच गया, 1.5 घंटे बाद वो यहाँ पहुँच गया। अच्छा, सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब दूसरे हवाई जहाज का पता करते हैं। दूसरा हवाई जहाज की भी चाल जो है वो 1200 है, और अब उसके द्वारा भी दोनों की 1.5 घंटे की पूछी है, उसकी भी 1.5 घंटे की निकालते हैं। तो इसको भी 1 सही 1/2 को 3/2 लिख लेंगे, 2 से ही कट गया 600 बार, और 6 तिया 1800, यानी उसने 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली वेस्ट की दिशा में। तो ये 1800 किलोमीटर की हो गई। अब हमें बताना है कि 1.5 घंटे बाद एक यहाँ पहुँच गया, एक वहाँ पहुँच गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो एक तरीके से ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, 90 डिग्री का एंगल हो गया दोनों दिशाओं के बीच में। तो कर्ण आप समझ लो ये x हो गई दूरी, तो आपको ये निकालनी है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसका मतलब x का जो स्क्वायर है वो 1800 के स्क्वायर प्लस
1200 के स्क्वायर के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 2 जीरो के आपके 4 जीरो हो जाएंगे, और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, और 2 जीरो के फिर से 4 जीरो हो गए। इनको जोड़ लीजिए तो देखिए 4 जीरो तो आपके ऐसे ही आने हैं सेम एज इट इज़, 4 4 8 हो जाएंगे, फिर 4 और 2 6 और 1 और 3 468 हो गया। अब इस पे से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका जो है आपको 468 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। इधर साइड में क्या आते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचे 1, 2 सत्ते 14, और 3 से कट जाएगा ये, 3 तिया 9 बचे 2, 3 नम 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तो 13 से ही कटेगा। तो इसका मतलब जो इसके गुणनखंड आ गए वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स ऐसे आ जाएगा, 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 का जोड़ा बन गया तो 3 भी बाहर आ जाएगा, रन रूट में रह जाएगा 13, तो 2 तिया 6, 6 रूट 13, यानी 6 रूट 13 किलोमीटर जो है उन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की। 6 रूट 13 किलोमीटर, वो भी 1.5 घंटे बाद वो इतने किलोमीटर की दूरी पर होंगे एक दूसरे से। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी जो है कि। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 2 खंबे इसमें दिए हुए हैं, 2 खंबे, तो 2 खंभों जिनकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो कितनी दी हुई हैं, 6 मीटर और 11 मीटर। ठीक है, एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर, एक की 11 मीटर है, और ये दोनों समतल भूमि पर खड़े हैं। मान लीजिए ये वो समतल भूमि हो गई। एक खंबा जो है आपका 6 मीटर का है, एक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, 11 मीटर का हो गया। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर, पाद बिंदु यानी जो यहाँ जहाँ पर बॉटम वाला पॉइंट है, पाद बिंदु यानी जो आधार होता है, वो 12 मीटर आपको दी हुई है, तो आपको इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ये निकालनी है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से नीचे वाली लाइन के समांतर एक लाइन खींच लेंगे। हमने एक लंब डाल दिया, तो यानी अगर ये 12 मीटर है तो आपकी ये भी क्या हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। और तो अब क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये वाली 6 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी नीचे की 6 मीटर, जबकि पूरी जो है आपकी पूरा खंबा जो है वो 11 मीटर का है, और ये बीच की जो है ये वाली आपकी 6 हो गई। तो अगर आप 11 में से 6 को माइनस करते हैं तो कितने बचे, ऊपर की 5 मीटर आ गई। तो अब आप देखिए ये 5 मीटर हो गई। हम ऊपर वाले त्रिभुज में पाइथागोरस में लगाएंगे, ये 12 है आधार, 5 इसका लंब हो गया, तो 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और बराबर में मान लीजिए x है, बराबर में x का स्क्वायर हो गया, यानी x स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 144 और 25 आपके 169 हो जाएंगे, और इस पे से स्क्वायर हटा के वर्गमूल लगाएंगे तो 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा। दैट मीन्स दोनों खंभे उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी जो है वो 13 मीटर आ गई। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, उसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC, जैसे एक त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, वो चित्र यहाँ नहीं दिया हुआ, ये किसी और क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का है। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC, मान लीजिए इस तरीके से कोई त्रिभुज है ABC, ए, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये ए हो गया, ठीक है ना, और C इसका समकोण है, C यहाँ पर है, और B समझ लीजिए यहाँ पर होगा। ABC में C समकोण है, भुजाओं CA और CB पर, CA और CB पर 2 बिंदु स्थित हैं। CA पर तो जो है वही बिंदु D है, और CB पर जो है वो क्या है, बिंदु E है। तो आपको AE का स्क्वायर, AE यानी A से E को मिला दिया गया, AE का स्क्वायर प्लस B से D को मिला दिया, BD का स्क्वायर बराबर आने चाहिए AB के स्क्वायर के, और DE, D से E को भी मिला दिया गया, DE के स्क्वायर के बराबर आने चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको मैं बोर्ड पर अलग से बनाकर आपको करके दिखाता हूँ, तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इससे मैं दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पे बड़ा सा त्रिभुज, ये हो गया आपका A, ये B, सॉरी B नहीं आएगा क्योंकि C तो उसमें समकोण का है, और C यहाँ आएगा और B यहाँ आएगा। इस पे जो है वो बिंदु D स्थित है, और इस वाले पे बिंदु E स्थित है। तो उसमें कहा है कि AE का स्क्वायर, ये आ गया AE प्लस BD का स्क्वायर बराबर आने चाहिए AB के स्क्वायर के, AB स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, और प्लस DE के स्क्वायर, यानी अगर हम D से E को मिला दें ऐसे ऐसे करके, इसको दोबारा से मिला देता हूँ मैं, पूरा ही मिला दिया, ये DE के स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस छोटे से त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज CDE में। तो इसमें कर्ण कौन है, DE, त्रिभुज CDE में इसमें कर्ण कौन है, DE। तो DE का जो स्क्वायर होगा वो CE के स्क्वायर
प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 डाल दिया। बड़े त्रिभुज में ले लो ए बी सी में। अब बड़े त्रिभुज ए बी सी में कण कौन है? ए बी। तो उस ए बी का जो स्क्वायर होगा वो पूरे ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर हमने क्या डाल दिया? 2 डाल दिया। ठीक है, अब हम एक काम और कर सकते हैं। एक बार त्रिभुज बी डी सी में ले लो, बी डी सी ये वाले में, बी डी सी में बी डी का जो स्क्वायर होगा वो बी सी के स्क्वायर यानी आधार उसका बी सी है और प्लस सी डी के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर। समीकरण नंबर 3 हो गया। एक त्रिभुज में और ले लेते हैं हम, जिसका नाम है त्रिभुज ए ई सी, है ना। त्रिभुज ए ई सी में और ले लेते हैं। ए ई सी में क्या है कि उसमें कण ए ई है, तो ए ई का स्क्वायर एक तो ए सी के स्क्वायर प्लस सी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। ए सी के स्क्वायर और सी ई के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण नंबर क्या बन गई? 4। अब आप देखिए जो हमें सिद्ध करके लाना है उसमें ए ई और बी डी का योग लाना है एक साइड में। ए ई हमारे इस समीकरण में और बी डी है, तो इसका मतलब हमें समीकरण 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो आइए इन समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 को ऐड कर देंगे। अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं तो बी डी और ए ई तो जुड़ जाएंगे इधर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर और बराबर में आपके ए सी और बी सी के स्क्वायर हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़ना तो बी सी और सी डी के स्क्वायर हैं, बी सी प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस इसमें जुड़ जाएगा समीकरण 4 का ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, बी डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर तो आपका ऐसे ही आ गया, ये जो राइट साइड में लिखा था मैंने ऐसे उतार लिया। बी सी और ए सी को आप देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए। 1 और 2 में यहाँ पर ए सी और बी सी का स्क्वायर, ए सी और बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को हम मिलाते हैं ए सी और बी सी का स्क्वायर तो ये ए बी के स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह पे ए बी का स्क्वायर आ गया। और समीकरण 1 में आप देखिए सी ई और सी डी, सी और सी डी किसके बराबर है? डी के, तो इसकी जगह पे क्या आ गया? डी का स्क्वायर आ गया। और देखिए हमें ए बी प्लस डी का स्क्वायर ही यहाँ पर सिद्ध करके लाना था और जो ए ई और बी डी है वो आपका इधर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका प्रूफ हो गया। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब। इसमें आप देख सकते हो ये जो चित्र आपको दिया हुआ है, चित्र 6.55, आकृति 6.55, इसमें शीर्ष ए से ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है। इसमें समकोण त्रिभुज नहीं, बस ऐसे सिंपल त्रिभुज है। इसमें शीर्ष ए से भुजा बी सी पर एक लंब डाल दिया गया है जिसका नाम है ए डी। ये बी सी भुजा पर डाला गया है। तो आपको क्या करना है इसमें, और इस प्रकार डाला गया है कि जो डी बी भुजा है यानी डी बी ये वाली जो भुजा है वो पूरी बी सी की पूरी बी सी की नहीं, पूरी इस वाली सी डी की क्या है? 3 गुनी। ये वाला डी बी वाला पार्ट इस सी डी का 3 गुना है। तब आपको सिद्ध करना है कि 2 ए बी का स्क्वायर यानी इस ए बी के स्क्वायर का दुगना 2 ए सी के स्क्वायर प्लस पूरे बी सी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस चित्र को दोबारा से यहाँ बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का ये चित्र था, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपका बिंदु ए था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया? बिंदु बी हो गया और यहाँ हो गया सी, और इससे जो है यहाँ पर एक लंब डाला गया है ये बिंदु डी पर, जो इसको आके प्रतिच्छेद करता है। और हमें दिया हुआ है कि जो डी बी भुजा है वो सी डी की क्या है? 3 गुनी है। ये वाला डी बी वाला पार्ट इस सी डी का 3 गुना है। और हमें जो सिद्ध करके लाना है वो लाना है ए बी के स्क्वायर का दुगना 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर प्लस पूरा बी सी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमें जो लाना है 2 ए बी स्क्वायर बराबर लाना है ना, 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना है। और डी बी बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 3 सी डी दिया हुआ है। डी बी बराबर जो है हमें 3 सी डी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार एक एक करके जो है इसमें एक ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी, इसमें पाइथागोरस में लगाते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्या समीकरणें बनती हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ए सी का जो स्क्वायर होगा वो एक तो ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा और प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं।
अब एक बार इधर वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में। अगर हम त्रिभुज ए डी बी की बात करें तो इसमें कौन कौन है, ए बी। तो इसमें जो ए बी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी के स्क्वायर प्लस डी बी के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हमें इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करना है, तो हम किस तरीके से हल करेंगे ये हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 2 में, ये जो डी बी बराबर 3CD दिया हुआ है यहाँ पर रख देते हैं, डी बी की जगह पे क्या रख देते हैं, 3CD। तो देखिए ए बी का स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, ए डी स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, और अगर हम यहाँ 3CD रख देते हैं तो ये 3CD का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर फिर से ऐसे ही आ जाएगा, ए डी स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9CD स्क्वायर हो गया। इसको एक आप चाहें तो समीकरण नंबर 3 जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से ए डी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर तो यहाँ ये ऐसे ही आ गया, समीकरण 3 में ए बी स्क्वायर ऐसे आ गया। ए डी स्क्वायर का मान आप देखिए समीकरण 1 में कितना है, ए डी स्क्वायर ये है। अगर यहाँ से ए डी स्क्वायर का मान निकालें तो ये सी डी स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इस ए डी की जगह पे रख सकते हैं। क्या था, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और प्लस 9CD स्क्वायर जो है ये वाला ऐसे का हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ए बी स्क्वायर ऐसे आ गया, ए सी स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा, 9CD स्क्वायर में से 1CD स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8CD स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर फिर से हमने ऐसे ही लिख लिया, ए सी स्क्वायर भी ऐसे ही लिख लिया। इसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे 8CD स्क्वायर है, तो अब आप 8 तो चलो ऐसे ही रहने दो, CD का मान निकालो। CD आप देखिए, CD जो है वो BC के, CD और BC में तुलना करो चित्र से देख के। आप ये देखिए, ये जो DB वाला भाग था, ये DB वाला भाग वो CD का 3 गुना था, यानी अगर ये 1 भाग था तो ये 3 भाग था। और अगर हम इनको प्लस कर दें तो पूरा BC जो है वो पूरा कितना भाग हो गया, 4 भाग के बराबर हो गया। अर्थात आप ये कह सकते हो कि पूरा BC जो है, अगर ये जरा सा DB CD का 3 गुना था तो पूरा BC जो है CD का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। और अगर आप यहाँ CD का मान निकालो तो 4 कहाँ पहुँच जाएगा, BC के बटे में, यानी CD की जगह पे आप क्या रख सकते हो, BC बटे 4 रख सकते हो। तो हम CD की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पर BC बटे 4 रख देंगे, इस CD की जगह पे BC बटे 4 रख देंगे, और इसका स्क्वायर ऐसे आ गया। ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बराबर में ए सी स्क्वायर आ गया, 8 भी ऐसे ही रहेगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 8 से 16 कट गया 2 बार। ठीक है, अब इसमें देखिए ए बी स्क्वायर फिर ऐसे ही आ जाएगा, ए सी स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया, और ये आपका बचा BC स्क्वायर बटे 2 बटे में 1 मान के यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो ए बी स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, इधर 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, इधर 1 से 2 को भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 के ऊपर AC स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये 2AC स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो BC स्क्वायर सेम ऐसे आ जाएगा, बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2 पहुँच जाएगा AB स्क्वायर के गुणा में, तो 2AB स्क्वायर हो गया, और 1 की इस लाइन में गुणा होगी तो ये लाइन ऐसी आ जाएगी, तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और देखिए यही जो है हमें सिद्ध करके इस क्वेश्चन में लाना था, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चाहें तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए हमें ये लाना था 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है, समबाहु त्रिभुज एक तो, और उसमें BD जो है वो BC की 1/3 है, तब हमें 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर सिद्ध करके लाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसका चित्र जो है यहाँ बना लिया, ये एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसको मैं समीकरण 2 डाल लेता हूँ। और ये हमें जो दिया था कि BC भुजा पर एक D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि A से D को मिला दिया, तो एक तो A से D को मिला दिया कि BD वाला जो भाग है वो पूरे BC का क्या है, 1/3 है। ये BD वाला भाग पूरे BC का 1/3, अर्थात अगर इस भाग का मान 1 होगा तो इसका 2 होगा, और पूरे का क्या होगा, 3 होगा। आप ये मान के चलिए, अनुपात के हिसाब से बता रहा हूँ, रेशियो के हिसाब से। तो चलिए ये तो मानने वाली बात हो गई। साथ में मैंने इसको समीकरण 2 डाल दिया है, और हमें जो सिद्ध करके लाना है वो ये लाना है कि 9AD का स्क्वायर, यानी इस AD स्क्वायर का 9 गुना वो AB स्क्वायर के कितने के बराबर आना चाहिए, 7 गुने के बराबर आना चाहिए। तो इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे आइए देखते हैं। पहली बात तो ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, हमने इस बात का प्रयोग कर ही लिया है।
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें देखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु ए से हम अपनी तरफ से एक लंब डाल देंगे इस पर, ठीक है। इसको हमने बिंदु ई मान लिया, क्या मान लिया, ई। और समबाहु त्रिभुज में जो विशेषता होती है कि जो लंब डाला जाता है 90 डिग्री का तो कोण बना ही रहा है दोनों साइड में, और साथ में इस भुजा को, बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अर्थात अगर आपने ए ई लंब डाला है यहाँ पर भुजा बी सी पे, तो यहाँ पे जो बी ई वाला भाग है वो ई सी के क्या होगा, बराबर। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। और हाँ, इसमें एक बात और कर सकते हैं, ये दोनों ही बी ई और ई सी बराबर तो होंगे ही, साथ में बी सी के क्या हैं, आधे भी हैं, हाफ बी सी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने ये लंब डाला है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 समकोण त्रिभुज बन गए। मतलब वैसे तो बहुत सारे बन गए, एक छोटा सा ये बन गया इसमें, ठीक, एक इधर भी बन गया और एक ऐसे भी बन गया। तो हम जो है अलग अलग समबाहु त्रिभुजों में लेंगे, तो सॉरी समकोण त्रिभुजों में, और इसको जो है प्रूफ करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो मैं लेने वाला हूँ वो त्रिभुज ए ई डी में लूँगा, त्रिभुज ए ई डी में। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं। ए ई डी जो पतला सा है, ठीक है, इसमें कण कौन है, ए डी। तो ए डी का जो स्क्वायर होगा वो ए ई के स्क्वायर के और प्लस ई डी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ए डी स्क्वायर को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, और ए ई जो स्क्वायर है वो तो लंब है, उसकी हम यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी ए स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देते हैं। और ई डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ई डी की जगह पे आपको ये देखना पड़ेगा हम क्या रख सकते हैं। इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, ई डी की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम बी ई में से बी डी माइनस कर दें, बी ई में से बी डी, तो इसकी जगह पे बी ई माइनस बी डी रख देते हैं और इसका स्क्वायर ऐसे ही ले लिया। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए ए डी स्क्वायर तो आपका ऐसे ही आ गया, ए ई स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए। तो या एक काम और भी कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें चित्र से, बी ई कहाँ पर है, बी ई जो है वो पूरे बी सी का क्या है, बी ई पूरे बी सी का आधा है। और बी डी जो है, बी डी में और बी सी में भी संबंध दिया हुआ है, बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है। तो हम इस बात का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, इसमें बी ई जो है वो बी सी का आधा है, तो इसकी जगह बी सी बटे 2, और बी डी बी सी का 1/3 है, तो बी सी बटे 3 रख दिया। और इसको सॉल्व करेंगे पहले अंदर ही अंदर। ए डी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ए ई स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, 2 3 6 आ जाएगा, ऊपर 3 बी सी हो जाएगा और यहाँ पे 2 बी सी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा। बराबर में फिर ए डी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ए ई स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। 3 बी सी में से 2 बी सी जाएंगे तो 1 बी सी बचेगा, और 1 बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर ही जाएगा, और नीचे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बी सी स्क्वायर बटे 36 तो ये आ ही गया है। हम ए डी स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और बी सी स्क्वायर बटे 36 को इधर ले आएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में आपका क्या हो गया, ओनली ए ई का स्क्वायर रह गया। इसको अभी आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। अब हम एक त्रिभुज में और लेंगे। अब मैं लेने वाला हूँ त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में, और ए ई बी में हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। त्रिभुज ए ई बी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं तो उसमें आप देखो कण कौन है, ए ई बी में कण है ए बी, इस ए ई बी में कण है ए बी, लंब है ए ई और आधार है बी ई, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जो होगा, ए बी का स्क्वायर ए ई और बी ई के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ करते हैं ए बी का स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। ए ई का मान समीकरण 3 से यहाँ पे रख दो, समीकरण नंबर 3 से। तो देखते हैं क्या होता है, ए बी स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, और ए ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए ई की जगह पे रख देंगे हम ये वाला मान पूरा उठा के। तो ए डी का स्क्वायर तो आ गया, माइनस बी सी स्क्वायर बटे 36 आ जाएगा इसकी जगह। अच्छा अब आप देखिए बी ई जो थी वो बी सी की आधी थी, तो इसकी जगह बी सी बटे 2 रख सकते हैं, तो बी सी बटे 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, तो देखिए ए बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ए डी स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया, बी सी स्क्वायर बटे 36 चल ही रहा है इधर, और इसका भी स्क्वायर खोल लेते हैं, तो बी सी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर इनका एलसीएम ले लो, तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये ए बी स्क्वायर तो ऐसे ही चलता रहेगा, बराबर में एलसीएम आ जाएगा 36, 4 और 36 और 1 का, 1 से 36 को भाग करोगे 36 बार जाएगा, उसके ऊपर गुणा करोगे तो 36 ए डी स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 36 से 36 कट गया, बी सी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 4 से 36 को काटोगे तो 9 बार जाएगा, ऊपर 9 की गुणा हो जाएगी, तो 9 बी सी स्क्वायर हो जाएंगे। इसको और सॉल्व करते हैं, तो ए बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, बराबर में 36 ए डी स्क्वायर हो गया, और 9 में से 1 गए तो 8 बी सी स्क्वायर आ जाएंगे, और बटे में क्या आ गया आपका 36, ठीक है।
अब इस 36 को आप चाहें तो गुणा में पहुँचा दीजिए ए बी के, तो ये बन जाएगा आपका 36 ए बी का स्क्वायर बराबर में 36 ए डी स्क्वायर और प्लस 8 बी सी स्क्वायर। लेकिन देखिए अब हमें जो सिद्ध करके लाना है वो उस पर आ जाइए। सिद्ध जो करके लाना है उसमें हमें क्या लाना है, सिद्ध करने में सिर्फ ए डी और ए बी दो नाम आ रहे हैं, ए डी और ए बी दो नाम आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लाइन अभी यहाँ पे आई सिर्फ हमें ए डी और ए बी को ही रखना है, बी सी को हटाना पड़ेगा। अब बी सी को कैसे हटाएंगे, और बी सी को हटा के ए डी या ए बी ही लाना पड़ेगा, ये हमें देखना है। बी सी को हटा के क्या लाना पड़ेगा, ए डी और ए बी। तो आप देखिए क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं समीकरण 2 में आप देखिए, समीकरण 2 में ए बी बी सी सी ये तीनों बराबर है, तो बी सी की जगह ए बी रख सकते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बी सी की जगह पर ए बी रख देंगे जो नीचे चल रहा है। तो देखिए 36 ए बी स्क्वायर तो ये ऐसे ही आ गया, बराबर में 36 ए डी स्क्वायर भी ऐसे आ गया, और बी सी की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए बी, तो ये ए बी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको उधर ले जाइए तो देखिए 36 ए बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस 8 ए बी स्क्वायर हो गया, और बराबर में आपका 36 ए डी स्क्वायर भी चल रहा है। अब अगर हम 36 में से 8 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 28, तो 28 ए बी स्क्वायर हो गया, और बराबर में क्या हो गया, 36 ए डी स्क्वायर, है ना। अगर इसको हम काटें 4 से तो 4 सत्ते 28 और 4 निम क्या होते हैं 36, तो यहाँ देखेंगे आप 7 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या रह गया 9 ए डी स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो इस तरीके से जो है ये पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि किसी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज में, अब ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ भी आप ये कह सकते हो कि ए बी बी सी सी ये तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। दूसरा आपने ये ए डी जो है इस पर लंब डाल दिया गया है, ये आपका शीर्ष लंब कहलाएगा, ये आपने बी सी भुजा पर डाला है, और समबाहु त्रिभुज का जो लंब है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है नीचे वाली भुजा को, तो बी डी वाला भाग जो है वो डी सी वाले के बराबर होगा, और ये पूरे बी सी का क्या होगा, आधा होगा। इसको समीकरण नंबर 2। इसमें कहा है कि समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एक भुजा का वर्ग, वो एक भुजा ए बी है और उसका वर्ग का 3 गुना वो शीर्ष लंब कौन है इसमें, ए डी, उसके भी वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यानी ये बात आपको सिद्ध करके लानी है, आपको 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर इसमें सिद्ध करना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हमें इसमें ए बी का स्क्वायर लेना है, एक तो है ना इसका, और एक ए डी का स्क्वायर, तो हम क्यों ना इसी त्रिभुज में ले लें और इसमें पाइथागोरस में लगा देते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम है ए डी बी, तो त्रिभुज ए डी बी में हम पाइथागोरस में अगर लगाएं तो देखिए क्या होगा, त्रिभुज ए डी बी में अगर हम पाइथागोरस में लगाते हैं तो ए बी इसमें कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी के स्क्वायर के और प्लस बी डी के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए जो हमें सिद्ध करके लाना है उसमें ए बी ए डी 2 नाम है, तो इसका मतलब ए बी और ए डी को तो हमें छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। अब जो बी डी नाम है वो हटाना है, और बी डी आप देखिए किसके बराबर है, 1/2 बी सी के बराबर समीकरण 2 में। तो हम इसकी जगह 1/2 बी सी रख सकते हैं, या कह सकते हो कि बी सी बटे 2 रख सकते हैं, इसका स्क्वायर आ गया। ए बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ए डी स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया, बी सी का स्क्वायर कर लो और नीचे 2 का स्क्वायर 4 खोल दो, और बी सी की जगह समीकरण 1 से क्या रख सकते हो, ए बी, क्योंकि बी सी सी ए बी तीनों बराबर हैं, तो बी सी की जगह ए बी की जगह सी ए कुछ भी रख सकते हैं, तो हम बी सी की जगह ए बी रख देंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ए डी स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, और बी सी की जगह ए बी रख देंगे तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा बटे 4। अब ए बी वाले एक तरफ कर लो, तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, उधर से ए बी स्क्वायर बटे 4 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में रह गया ए डी का स्क्वायर। यहाँ बटे में 1 मान के हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 से 4 को भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो ये भी ए बी स्क्वायर और बराबर में ए डी स्क्वायर आ गया। अब जो हम 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर घटा देंगे तो 3 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला 4 है वो ए डी स्क्वायर के गुणा में पहुँच जाएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर आ गया, अर्थात 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 भी प्रूफ हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17, लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास का। सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में, अब कोई त्रिभुज ABC है, पता नहीं कैसा त्रिभुज है, ये मान लीजिए मैंने एक ABC त्रिभुज बना दिया। इसमें जो AB भुजा है ना वो 6√3 है, AC भुजा जो है वो 12 है और BC 6 है। तो आपको कोण B बताना है कितने डिग्री का है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें एक बार इस AC जो कर्ण जैसी भुजा लग रही है ना, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144।
चलो इसको एक तरफ रहने दिया। अब बाकी दो भुजाओं का करके देखते हैं। 6√3 का स्क्वायर करोगे तो देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 36 दिया कितने हो गए 108, अर्थात 108 तो इस भुजा का स्क्वायर आ गया। नीचे वाली का करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अगर इनको आप प्लस करेंगे 108 और 36 को तो 144 ही आ जाएगा, अर्थात इस वाली भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया। और ऐसा अगर हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लागू हो गई, और पाइथागोरस थ्योरम लागू हो गई तो इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो यानी जो कोण बी है वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है इसका वो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी लंबी वीडियो बन गई और लंबी एक्सरसाइज थी, तो ये जो प्रश्नावली है आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।